नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंकित और आज का विषय है विजयनगर साम्राज्य। दक्षिण भारत का इतिहास और संस्कृति की दुर्लभता हिंदी भाषी राज्यों के विद्यार्थियों के लिए हमेशा से कठिनाई रही, जिसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाए जिससे तथ्यों को भी रखा जा सके और वे समझ भी आ सके। आइए शुरू करते हैं। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना विशेषतः दक्षिण भारत के लिए और सामान्यतः भारत के इतिहास की एक महान घटना है। दक्षिण भारत में तुगलक सत्ता के विरोध होने वाले राजनीतिक और सांस्कृतिक आंदोलन के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। संगम के 5 पुत्रों में से हरिहर और बुक्का ने इस साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में की थी, जो वारंगल में काकतीयों के सामंत थे और बाद में काम्पली के मंत्री बने। जब एक विद्रोही बहाउद्दीन गुशर्ब को शरण देने पर मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पली को रौंद दिया तो इन दोनों भाइयों को, हरिहर और बुक्का को भी बंदी बना लिया। इसामी और बरनी के अनुसार इन दोनों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। बाद में उन्हें दक्षिण में विद्रोह शांत करने के लिए भेजा गया, जहां उनके गुरु विद्यारण्य और सायण जिस प्रयत्न से इनकी शुद्धि हुई। इन्होंने तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर स्थित अनेगोंडी के सामने विजयनगर, जिसे विद्यानगर भी कहते थे, शहर की स्थापना की। अपने साहसिक कार्य में हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य और प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से इन्हें प्रेरणा प्राप्त होती है। 1336 में ही स्थापित इस साम्राज्य के प्रथम वंश के नाम पिता के नाम पर संगम वंश पड़ा। इस साम्राज्य के 4 राजवंशों ने लगभग 300 वर्ष तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां जो थी वो क्रमशः थी अनेगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा तथा चंद्रगिरी। और राजवंश थे संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। 1336 से 1485 तक शासन किया। सालू वंश, जिसके संस्थापक थे नरसिंह सालू, इन्होंने शासन किया 1485 से 1505 ईस्वी तक। उसके बाद आता है तुलु वंश, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह द्वारा की जाती है, जिसे 1505 से 1570 तक किया। उसके बाद आता है आरवीडू वंश, जिसकी स्थापना तिरुमल ने की थी, जो कि तालिकोटा के युद्ध के बाद होती है 1570 से 1650 ईस्वी के लगभग। इस साम्राज्य ने कुछ योगदान दिया, जो थे बहमनी राज्य की शाखाओं को दक्षिण में उलझा के रखा, जिससे कि उनका विस्तार उत्तर की ओर नहीं हो सका, और उत्तर से होने वाले मुस्लिम आक्रमण से दक्षिण की रक्षा की। जैसा कि हम अब देख भी पाते हैं कि दक्षिण की जो संस्कृति है वो ज्यादा सनातनी है, बल्कि वहां पर मुस्लिम प्रभाव उतना नहीं पड़ सका। तो प्रारंभ करते हैं संगम वंश, जिसकी स्थापना हरिहर प्रथम ने की थी। इनका शासन 1336 से 1356 ईस्वी तक रहता है। इन्होंने अपनी राजधानी अनेगोंडी को बनाया और बाद में विजयनगर को अपनी राजधानी बना दी। ये मोहम्मद बिन तुगलक की सत्ता को नाम मात्र के रूप में स्वीकार करते थे और इन्होंने सबसे ज्यादा कार्य कुछ किया तो कृषि विकास के कार्य के लिए किया। हरिहर द्वारा 1346 में होयसल राज्य को जीत लिया गया और 1352-53 में आपने मदुरै को जीत लिया। इसके बाद शासन आता है बुक्का प्रथम का, जिन्होंने 1356 से 1377 तक शासन किया। वैदिक मार्ग प्रवर्तका इन्होंने इसकी उपाधि धारण की। इन्होंने चीन के सम्राट के पास एक दूत मंडल भेजा था और वेदों के व्याख्याकार सायणाचार्य को प्रश्रय दिया। अगले शासक आते हैं हरिहर द्वितीय, जिन्होंने 1370 से 1404 तक शासन किया। इनकी उपाधि थी राजपरमेश्वर महाराजाधिराज। इनके समय विजयनगर साम्राज्य सारे दक्षिण पर विस्तृत था। हरिहर द्वितीय शिव के विरूपाक्ष का उपासक था, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था और इसकी सबसे बड़ी सफलता थी पश्चिम में बेलगाम और गोवा को इन्होंने जीत लिया था। इसके बाद शासन आता है देवराय प्रथम का, परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इन्होंने 1406 से 1422 तक शासन किया। इन्होंने क्या किया था? कृषि विकास कार्य के लिए तुंगभद्रा और हरिद्रा नदी पर बांध का निर्माण कराया था। निकोलो दी क्वांटी इन्हीं के शासनकाल में 1420 में विजयनगर आया था। हरविलास नामक ग्रंथ के रचयिता प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ इनके दरबार को सुशोभित करते थे। आपको बताते चले कि तेलुगु कवि श्रीनाथ अत्यंत ही प्रसिद्ध कवि रहे हैं तेलुगु भाषा के। इन्होंने श्रृंगार न्यासधम नामक ग्रंथ की भी रचना की है। इसके बाद शासन होता है देवराय द्वितीय जी का। ये 1423 से 1446 तक शासन करते हैं। इन्होंने गजवेटकर की उपाधि को धारण किया और ये संगम वंश के अंतिम महान शासक हुए थे। अब्दुल रज्जाक जो फारस के राजदूत थे 1442 में आपके यहाँ आते हैं, जो कि मिर्जा शाहरुख जो फारस के थे उनके दूत थे। समुद्री व्यापार हेतु उन्होंने विशेष पदाधिकारियों की नियुक्ति की। इन्होंने 2 रचनाएं की, एक थी महानायक सुधानिधि और दूसरी रचना थी बादरायण के ब्रह्मगुप्त पर टीका। लक्कना लक्ष्मण को जो लिंगायत मत को मानते थे दक्षिणी सागर का स्वामी नियुक्त किया। इसके बाद एक कम महत्वपूर्ण शासक होते हैं मल्लिकार्जुन, जिन्होंने 1446 से 1465 तक शासन किया। माहुआन नामक चीनी यात्री इन्हीं के शासनकाल में विजयनगर आते हैं। अब आप याद कर दीजिए, दोनों के नाम वहां से स्टार्ट होते हैं, मल्लिकार्जुन, माहुयान।
विरूपाक्ष द्वितीय 1465 से 1486 संगम वंश के अंतिम शासक थे और चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालुब ने इन्हें पदच्युत कर दिया और इसे ही प्रथम बलापहार कहा जाता है। इस प्रकार से संगम वंश समाप्त हो जाता है। अगले शासक हैं सालुब नरसिंह, इन्होंने सालु वंश को बलापहार के माध्यम से स्थापित किया था। इनका शासनकाल होता है 1485 से 1505 और ये अपने वंश के एकमात्र शासक थे। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए इन्होंने अधिकाधिक अरबी अश्वों को आयात को प्रोत्साहित किया। साथ ही इन्होंने व्यापारियों को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि आपको बता दें 1498 में वास्को डिगामा नामक पुर्तगाली भारत आ चुका था और उसके दौरान इनका शासन चल रहा था विजयनगर पे। तो इस प्रकार आप ये समझ सकते हैं कि वास्को डिगामा के आने पर किसका शासन था, तो सालुब नरसिंह सालु वंश का शासन था। 1490 में अपने मृत्यु से पूर्व आपने नरसा नायक व्यक्ति को अपने 2 अल्पायु पुत्रों का संरक्षक नियुक्त किया। ज्येष्ठ पुत्र जो तिम थे उनको राज्याभिषेक के साथ ही मार दिया जाता है और कनिष्ठ पुत्र सालुब इमाद नरसिंह जी की बाद में हत्या कर दी जाती है और इस प्रकार से इनका वंश समाप्त हो जाता है। इसे ही द्वितीय बलापहार कहा जाता है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं लगातार 2 वंश स्थापित होते हैं और दोनों में बलापहार होता है। इसलिए क्वेश्चन ऐसा नहीं आ सकता है कि बलापहार से किस वंश का हुआ था। यदि पूछा जाए द्वितीय बलापहार कब हुआ था तो आप ये बोलेंगे सालु वंश में, और प्रथम बलापहार कब हुआ तो आपका आंसर होगा संगम वंश में। इसके बाद अगला वंश स्थापित होता है तुलु वंश की स्थापना कौन करता है, जो कि बलापहार नरसा नायक के पुत्र करते हैं। इसकी स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की जाती है। इस वंश का शासन 1505 से 1570 के बीच में रहता है। ये वही समय है जिस समय पे बाबर, हुमायूं और अकबर महान जो हैं उनका शासन चल रहा होता है। वीर नरसिंह जिन्होंने स्थापित किया था, इन्होंने केवल 4 वर्ष शासन किया। पुर्तगाली गवर्नर अल्मीडा लगाए गए सभी घोड़ों को खरीदने के लिए समझौता कर लेते हैं। बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनके छोटे भाई कृष्णदेव राय, जो सर्वाधिक प्रतापी और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक हुए हैं, यहाँ के शासक बनते हैं। इनका शासनकाल 1509 से 1529 का रहता है। बाबर ने इनकी प्रशंसा उसके बाबरी नामक पुस्तक में की है और इनको दक्षिण भारत का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोपरि शासक बताया है। आपने अपनी योग्यताओं के अनुरूप बहुत सारी उपाधि धारण की, क्योंकि आप साहित्यकार भी थे, आप साहित्य प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह, तेलुगु भोज, कृष्णराव महाकवि और यवनराज संस्थापनाचार्य की उपाधि आपने धारण की थी। आपने यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि तब धारण की थी जब बीदर और गुलबर्गा पर आक्रमण करके बहमनी सुल्तान महमूद शाह को कारागार से मुक्त करके बीदर की गद्दी पर आप आसीन करवाते हैं और इसी उपलब्धि में आप यवनराज स्थापनाचार्य के विरुद्ध धारण करते हैं। एडवर्डो बारबोसा और पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस इन्हीं के समय विजयनगर आते हैं और इन्होंने पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर को भटकल में दुर्ग बनाने की अनुमति देते हैं। क्योंकि आप साहित्य में लब्ध प्रिय थे, लब्ध प्रतिष्ठित थे, इसलिए आपके दरबार में अष्टदिग्गज होते थे जो तेलुगु भाषा के 8 महत्वपूर्ण विद्वान थे। इसमें से पेद्दन या पेद्दाना सर्वप्रमुख थे। आप स्वयं तेलुगु और संस्कृत के आधिकारिक विद्वान थे। संस्कृत भाषा में आपने जामवती कल्याणम नामक रचना की थी और तेलुगु में राजनीति विषय अमुक्त माल्यद की आपने रचना की। इसमें इन्होंने राजनीति और प्रशासन के विषय में अपने विचारों को प्रकट किया है। साथ ही ये भी बता देता हूँ, इसका जो आमुख है, इसकी जो भूमिका है वो संस्कृत भाषा में है और समस्त रचना जो है तेलुगु भाषा में है। साथ ही स्थापत्य में नांगलपुर नगर, चिदम्बरम मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, कृष्णा स्वामी मंदिर की स्थापना की थी। हस्तपेट नगर आपने अपनी पत्नी के याद में स्थापित किया था। अगले शासक हैं अच्युत देव राय। अच्युत देव राय के बारे में नूनिज ने लिखा है कि काफी भीरू प्रकृति के थे। आपने 2 स्थानों पर अपना राज्याभिषेक कराया, एक था तिरुपति और दूसरा था कलहस्ती। ये देखिए नूनिज इनके समय में भारत आए थे। अच्युत ने कृष्णदेव राय के जामाता राम राय को शासन में सहभागी बनाया, जो एक त्रितंत्र का रूप था। राम राय के 2 अन्य भाई तिरुमल और वेंकट थे। अब आपको बाद में मालूम पड़ेगा कि अरविड वंश की स्थापना किस प्रकार से होती है। समझना ये था प्रॉब्लम क्या होती है। जब राम राय को इन्होंने शासन में सहभागी बनाया तो सीधी सी बात है, क्योंकि इनके राम राय से पारिवारिक संबंध थे, इसलिए शासन व्यवस्था में कई अन्य गुट भी उभर के आए। जब गुटतंत्र हावी होता है तो शासक अपने आप में कमजोर हो जाता है और शासन जो है ढीला हो जाता है, उसमें खराव बढ़ने लगता है, क्योंकि एक गुट शासन चाह रहा था। दूसरी ओर राम राय की प्रकृति क्या थी, वो थोड़ी सी शासन को नियंत्रण में लेने की थी, शासन में बहुत ज्यादा भाग लेने की थी। यही जो है अभी बाद में दिक्कत पैदा करता है। अगले शासक थे सदाशिव राय। तुलु वंश के अंतिम शासक थे। वास्तविक नियंत्रण इस समय प्रधानमंत्री राम राय का था, जैसा मैंने अभी आपको बताया। राम राय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। राम राय दक्कन के सल्तनतों के झगड़े में क्रियाशील हस्तक्षेप की नीति को अपनाया।
कैप्टन जोआओ दे कैस्ट्रो से बीजापुर को घोड़ों की आपूर्ति बंद करने का समझौता किया, जिससे कि बीजापुर कमजोर हो जाए। बीजापुर पर आक्रमण के लिए अहमदनगर और गोलकुंडा के साथ 1543 में इन्होंने संधि की, किंतु बीजापुर के मंत्री असद खान ने महान निजाम अहमदनगर और राम राय के साथ पृथक पृथक संधि कर उस गठबंधन को तोड़ दिया जो बीजापुर पर आक्रमण के लिए निर्मित हुआ था। 1558 में बीजापुर और गोलकुंडा एवं विजयनगर ने संधि कर अहमदनगर पर आक्रमण कर दिया। रिश्ता के अनुसार इस युद्ध में विजयनगर की सेना ने मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मस्जिद विध्वंस किया और कुरान का अपमान किया। ये जो अपमान था, ये अपमान ऐसा था इसके कारण जो छोटे छोटे सल्तनतें थी, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार की गोलकुंडा से दुश्मनी थी। इस कारण से क्या हुआ कि मुस्लिम धर्म का धार लेकर वे एक हो जाते हैं और विजयनगर पे आक्रमण कर देते हैं। इसी कारण तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1965 को हुआ था, जिसे बन्नी हट्टी का युद्ध, राक्षसी एवं तंगड़ी का युद्ध, प्रोफेसर हारून सेनवानी से कृष्ण नदी का युद्ध किया है। इसमें जो संघ था वो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर का था। बरार बाहर था क्योंकि बरार की शत्रुता गोलकुंडा के साथ विजयनगर की पराजय होती है जो होनी ही थी। हुसैन निजाम शाह अहमदनगर ने राम राय का वध कर दिया। ये देखिए रीजन। परिणाम स्वरूप दक्कन में हिंदू प्रभुत्व का अवसर समाप्त हो गया और पुर्तगाली व्यापार जो प्रारंभ ही हुआ था उसको क्षति पहुंचती है। अगला वंश है द्रविड़ वंश। 1570 से 1652 तक चलता है। इसकी स्थापना तिरुमल ने की थी, जो 1570 से 1572 तक शासन करते हैं। उन्होंने उपाधि धारण की पतनशील कर्नाटक साम्राज्य का उद्धारक। इनके समय गोलकुंडा के मराठा ब्राह्मण सेनापति मुरहरी राव ने नरसिंह मंदिर को लूटा था। अगले शासक थे वेंकटद्युति 1586-1614। इन्होंने राजधानी पेनगोंडा से चंद्रगिरी स्थानांतरित कर दी। डचों को पुलिकट में कारखाना खोलने की अनुमति दी। विजयनगर साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने वाला वेंकटपति ही था। इनके दरबार में ताताचार्य नामक श्रेष्ठ दार्शनिक, चन्नमराज, माटुला, अनंत और तारी गोपुल्ला जैसे कवि थे। मैं इन सारे कवियों की रचना इसलिए बताता हूँ क्योंकि कई सारी परीक्षाओं में तेलुगु साहित्य के बारे में, तेलुगु कवियों के बारे में क्वेश्चन आता है, तो हमें नाम के बारे में भी जानकारी नहीं रहती है। साथ ही यूजीसी, यूपीएससी और इन सारे एग्जाम्स में भी यदि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको इनको जाने नहीं देना है। देखिए बात ये होती है कि एक एक प्रश्न की मैं बहुत महत्वपूर्ण को मानता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आज का जो कंपटीशन है वो पॉइंट में आ चुका है। आप यदि पॉइंट से भी चूक रहे हैं तो आप बाहर हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि हमको दशमलव पे ध्यान देना है। भी क्वेश्चन आपको बाहर का रास्ता दिखाता है, आपका साल बर्बाद करता है, समय बर्बाद करता है। इसलिए कोशिश करनी कि मैं कम से कम उस पर अधिक से अधिक अपने लाभ को अर्जित करना है। ये तो मैं परिचय आपको बहुत ही तीव्रता के साथ दिया हूं कि मेरे लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य ये नहीं है बल्कि प्रशासन, संस्कृति, स्थापत्य है। तो अब मैं आगे बढ़ता हूं विजयनगर की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर।